वेलकम बैक। ये है प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट अरविंद नंदन साहब। तो आइए आगे बढ़ें। शेखर जगताप हैं बीदर कर्नाटक से फोन लाइन पर। जगताप साहब क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मेरा सवाल है जी। मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ होसूर के नजदीक में आटीबेड़ी से लेके कर्नाटक का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास। दे आर कमिंग आउट विद अ वेरी गुड ऑफर्स ऑफ इंडिपेंडेंट विलाज लाइक एवीएस विलाज आर ऑफरिंग certain project Nandavana. There are certain projects that are coming out there. Right. They are offering within the budget of 26 lakhs to 28 lakhs, stretchable up to 2 BHK and 3 BHK duplex. तो फॉर फ्यूचर रिसेटलमेंट के हिसाब से क्या एरिया ठीक रहेगा as far as इंडस्ट्रियल एरिया कंसर्न एंड as far as एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर कंसर्न? ओके, जरूर यहाँ सलाह लेते हैं। सब क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे बैंगलोर और उसके प्लॉट के मार्केट्स के बारे में। ये उससे मेरा ख्याल है उसका एक्सटेंशन होगी ये चर्चा। अतिबेले भी एक वो मार्केट है जहां प्राइसिंग इस समय काफी अच्छी दिख रही है और सारे ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, भले ही वो बिल्ट हों या प्लॉटेड वाले हों, उनमें एमिनिटीज हैं, क्लब्स हैं, ये सब है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं क्या उसे आगे रहने के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको ले सकता हूं? मेरी सलाह बिल्कुल साफ है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अतिबेले हो गया या फिर NH 207 का एरिया हो गया, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट जो है बैंगलोर का, थोड़ा आगे जाके 20-25 किलोमीटर बाहर जाके इलेक्ट्रॉनिक सिटी या व्हाइट फील्ड से, ये एक ऐसा मार्केट है जो डेवलप हो रहा है और आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सप्लाई काफी मात्रा में वहां इन्फ्यूज की जा रही है और जैसा हमने अभी चर्चा की कि वो मैजिक डेज जो थे जब डबल हो जाता था इन्वेस्ट करके 2-3 साल में, वो नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां जाकर रहेंगे 2 या 3 साल बाद, तो मैं समझता हूं जरूर कर दें। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां जाके आज रह लूंगा, तो मुश्किल आ सकती है। या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर देता हूं 3 साल बाद वो दोगुना हो जाएगा, वो भी मुश्किल है। तो एक मैं समझता हूं बहुत मंथर गति से नहीं, लेकिन एक एवरेज गति से ये इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और काफी फायदेमंद होगा आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर कर सकते हैं, बट इन बातों को जरूर ध्यान रखें। चलिए जगताप साहब, तो निवेश आप बिल्कुल करें, लेकिन जो बातें यहाँ पर अरविंद जी ने आपको बताई उनका ध्यान जरूर रखें। अगले कॉलर ले लेते हैं फटाफट। मुरलीधर साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। मुरलीधर साहब, क्या होगा आपका सवाल? सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे जानना था, मुझे मुंबई में 1 BHK फ्लैट खरीदना था। मेरा बजट है सर 30 लाख के आसपास और मीरा राउंड और बियॉन्ड में देख रहा हूँ। ओके, तो आप वेस्टर्न सबर्ब्स में ही देख रहे हैं। हालांकि वाशी नवी मुंबई का एरिया भी आपने यहाँ पर लिखा था। एनीवेज, तो 25 से 30 लाख के बजट में बात है मुंबई, नवी मुंबई या मुंबई सबर्ब्स की, या उसके बियॉन्ड सर कहाँ इनके लिए उपयुक्त घर मिलेगा? थोड़ा इनके लिए दिक्कत आ सकती है विपिन जी, क्योंकि 25 लाख 30 लाख के अंदर मुंबई में मुश्किल, मुंबई में वेस्टर्न सबर्ब्स में तो खासकर बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा ख्याल है अब तो मैं समझता हूँ विरार भी इस बजट से बाहर निकल चुका है, जा चुका है। तो आपको काफी दूर जाना पड़ सकता है और मैं नहीं समझता पलघर वगैरह जाकर आपका ये इन्वेस्टमेंट करना बहुत समझदारी का काम होगा। हालांकि आपको सेकंड सेल्स में कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है मिल जाए इधर उधर, लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अगर आप नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, कल्याण इस तरफ जाते हैं तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन जब तक आप मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में रहना चाहेंगे, काफी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अगर आप ईस्टर्न सबर्ब्स में जाएं या फिर नवी मुंबई की तरफ जाएं, तो आपके लिए कुछ एक ऑप्शंस हैं। खासकर मैं समझता हूं पनवेल के बाहर कमोटे विलेज हो गया, न्यू पनवेल हो गया, या डोंबिवली हो गया, कल्याण हो गया, या हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी अम्बिवली की, वहां आपके लिए ऑप्शंस तैयार हो सकते हैं। इन एरियाज में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए जी, अगर यहाँ पर आपको मुंबई में घर खरीदना है या मुंबई के सबर्ब्स में भी खरीदना है, 25-30 लाख के बजट में थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। और अगर आप थोड़ा एक्सटेंडेड सबर्ब्स हम जिसे कहें, चाहे नवी मुंबई की तरफ पनवेल या उससे आगे बढ़ जाएं, कल्याण, डोंबिवली से थोड़े आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको वो घर मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज प्रॉपर्टी गुरु का समय अब समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हम लगातार आपसे यही कहेंगे कि आपके मन में भी अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल है या आप फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, तो आप अपने पते, फोन नंबर और डिटेल्स के साथ हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। हम आपके सवालों के विस्तार से जवाब जरूर देंगे। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट अरविंद नंदन साहब। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर है हमारे पास सतवंत यादव साहब। यादव साहब नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते विपिन जी। जी बताएं। सर मैंने 2 BHK का फ्लैट लिया हुआ 2010 में, कल अम्बिवली में, मतलब 2 BHK लिया हुआ है जी। वो मैंने 1760 में लिया हुआ था सर, और अभी वहाँ पे अराउंड 4000 क्रॉस किया हुआ है। तो मेरे को क्या सही समय सर इसको बेचने के लिए, इसको बेच के मैं दूसरे की तरफ इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लास्ट 3 साल में जो डबल हुआ उसका आगे चल के भी क्या वैसा कुछ रहेगा सर चांसेस, या फिर मतलब किधर और मेरे को ये करके इधर इन्वेस्ट करना चाहिए सर? बिल्कुल सत्सन जी, जरूर आपको बताते हैं। अरविंद जी, पिछले एपिसोड में भी जब हम थे तो ये बात हो रही थी कि एक इन्वेस्टर साइकिल पूरी हो गई और अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उसमें पर्टिकुलर रिटर्न मिल रहा है तो आगे उसी में बने रहें या निकाल के कहीं और डालें। तो अब इनका साथ भी 1760 के भाव पे लिया था, 4000 क्रॉस हो चुके हैं 3 साल में, तो अभी भी बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए इस प्रॉपर्टी से? जी, मुझे इनका प्रश्न बहुत अच्छा लगा, और वो इसलिए अच्छा लगा कि बहुत लोगों के मन में ये दुविधा है। राइट। तो हो सकता है इनका जवाब देकर हम कुछ और लोगों की दुविधा भी सॉल्व कर सके। जहां तक मेरी जानकारी है सतवंत जी, सबसे पहले तो आपको एक्चुअली बधाई देनी चाहिए कि आपने डबल से ज्यादा अपनी प्राइसिंग कर ली। जहां तक मेरी जानकारी है वो 4000 से भी ऊपर हो चुका है, 5000 के आसपास पहुंच रहे हैं रेट, और कल्याण अगर आप आ जाएं जो कि वहां से बिल्कुल नजदीक है तो और भी ऊपर रेट जा रहे हैं। अब जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या ये आगे भी ऐसा आएगा, तो मेरा ख्याल है वो जो मैजिक साइकिल था वो फिलहाल अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। शायद अब ऐसे तेजी से 4-5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर डबल होने वाली साइकिल अब नहीं है। तो अब अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक एवरेज रिटर्न यानी कि 15-20-25%, 15 से 25% के बीच की एनुअलाइज रिटर्न आप सोच सकते हैं। वो भी आज नहीं हो सकता, अगले साल के आगे से। तो वो शायद अब डबल होने की उम्मीद पर आप ना रुके रहें, वो मुझे संभावना नहीं दिखती। आप प्रॉपर्टी में बने जरूर रह सकते हैं क्योंकि आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिल गया है। अगर आप उसको लीज के लिए यूज कर रहे हैं तो रिटर्न्स भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डाइवेस्ट करें तो आपको ये देखना होगा कि आप डाइवेस्ट करके उस सेम अमाउंट को आप कहां इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि कल्याण जाके इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूं अगर इसमें बने रहते हैं और लंबी अवधि तक बने रहते हैं तो फिर भी इनका फायदा ही है। राइट। सचिन साहब बने रहिए इसमें और थोड़ा और लॉन्ग टर्म उसे रखिए तो आपको और रिटर्न मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक रिटर्न प्राप्त किया शायद उतना नहीं। अरविंद जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि आज से 3-4 साल पहले जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी कल्याण को लेकर, तो तब आज भी पेरिफेरी में ही है या बाहर के इलाके में ही माना जाता है, दूर है मेन बॉम्बे से, लेकिन फिर भी इन्हें एक अच्छा रिटर्न मिला। तो अभी भी जो नए निवेशक हैं इस पॉलिसी पे अडॉप्ट कर सकते हैं कि पेरिफेरी में जहां सस्ता भाव है वहां निवेश करें और फिर रिटर्न कमाएं, क्योंकि अब बॉम्बे या प्रॉपर बॉम्बे या इवन सबर्ब्स में भी अगर छोटी रकम है तो निवेश करना बहुत मुश्किल रह गया है, लेकिन पेरिफेरी में आज अब भी स्कोप है जहां से आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, या अब वो वक्त नहीं है? नहीं, वक्त तो है हमेशा। हर मार्केट की एक एवरेज प्राइसिंग की कैपेसिटी होती है। जब तक मार्केट वहां नहीं पहुंचता आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पेरिफेरल मार्केट्स में। लेकिन एक बात और है विपिन जी, वो उस पर चर्चा करना जरूरी है। 3-4 साल पहले ये मार्केट्स पेरिफेरी में थे, ये एक रीजन था, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इकोनॉमिक उस समय साइकिल बिल्कुल बॉटम पे थी। राइट। 2009-10 की अगर आप बात करते हैं तो एक तो मार्केट बाहर था इसलिए अपने आप वो मैच्योर नहीं था प्राइसिंग के लिए, दूसरा इकोनॉमिक साइकिल भी ऐसी जगह पर थी जहां से उसे ऊपर ही जाना था। तो दोनों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया तो जो कीमत शायद 50% बढ़ने वाली थी वो 100% बढ़ गई। अब वो एक फैक्टर तो हो सकता है हो आज भी, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल वैसी गिरी हुई नहीं है कि वो जंप लगाए। तो इसलिए अगर आपको रिटर्न मिलता भी है और साथ में ये भी है कि प्राइसिंग भी बढ़ चुकी है तो अब कुल मिला के इम्पैक्ट उतना नहीं रह गया। तो अब इसलिए 15, 16, 20% का एक जो रिटर्न है एनुअलाइज्ड वो ज्यादा लॉजिकल लगता है बजाय 50, 60, 70, 80% के इन मार्केट्स में। हाँ, अगर आप बहुत बाहर चले जाते हैं, बहुत दूर दराज के मार्केट चले जाते हैं तो फिर आपको ऐसा जंप मिलेगा। इकोनॉमिक साइकिल का प्रेशर भले ही आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन मार्केट की अपने आप जो एक ऊपर उठने की टेंडेंसी है वो तो रहेगी। तो मतलब इन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना बिल्कुल रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल लेते हैं। ये है रमन शर्मा साहब का, कुवैत से इन्होंने भेजा है। पूछना चाहते हैं कि नहरपार फरीदाबाद सेक्टर 86 में ओजोन पार्क में 3 BHK फ्लैट है, उनके पास है। अब उन्हें लग रहा है कि खरीदा था, उस पर कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है और उतनी कीमत नहीं बढ़ी है, तो अब ये एक और दुविधा है कि क्या उसे बेच दें और दोबारा इन्वेस्ट करें कहीं और, या फिर निवेश में बने रहना बेहतर होगा। सर ये पिछले सवाल जैसा ही, लेकिन इसका टाइप थोड़ा अलग है। अब इनको लग रहा है कि इनको उतना रिटर्न नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था, तो फिर ये वही चाहते हैं कि या तो बेचें या फिर और थोड़ा इंतजार करें। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी सीक्वेंसिंग भी बड़ी अच्छी हो गई कि एक के बाद एक दोनों सवाल आ गए। आपकी स्थिति भी लगभग वैसी है जैसा हमने अभी पिछले प्रश्न में बात की।
नहर पार एक बाहर का एरिया था, फरीदाबाद से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एनसीआर के कुछ बाहर के हिस्से में है। इसकी डेवलपमेंट भी हुई लेकिन उस पेस से नहीं हो पाई और आज भी काफी कुछ वहां बन रहा है। सप्लाई आप देखें तो काफी है। सप्लाई बहुत ज्यादा है आज भी, लेकिन सप्लाई के साथ साथ अच्छी बात यह है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे पहुंच रहा है, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, एक कमी मैं देखता हूं कि अभी तक कोई अच्छा हॉस्पिटल वहां पे शायद नहीं बन पाया है, जिसकी एक जरूरत है। अदरवाइज एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार हो गया है। अब जहां तक आपके सेक्टर 86 की प्रॉपर्टी की बात है, देखिए वैकेंसीज आज भी काफी हैं। इनफैक्ट एक जनरल सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि हर बिल्डिंग में, हर टावर में 5, 7, 8, 10 फ्लैट खाली पड़े होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपकी रेंटल उस तेजी से नहीं बढ़ रही है जैसा कि मार्केट अपने आप में सपोर्ट करना चाहिए था। इसको अभी 2-3 साल लगेंगे और आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि अभी 2-3 साल इसको पूरी तरह भरने में, तैयार होने में लगेंगे। तो मैं नहीं समझता कि आज आपको जल्दी में उसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बहुत अर्जेंसी है कि पैसे तुरंत आपको रिटर्न वापस ले लेने हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें बने रहिए। ये मार्केट एक लंबे समय के बाद ही मैच्योर हो पाएगा और ऑलरेडी उसमें से काफी बड़ा समय निकल चुका है। मेरा ख्याल है 2 या 3 साल और लगाएं इसमें। पिछले 6 या 10 महीनों के ट्रेंड्स में ना जाएं क्योंकि प्राइसेस बिल्कुल फ्लैट रही हैं। उससे पहले तो बढ़ी थी, इसलिए 8-10 महीने में बिल्कुल फ्लैट हो गई। लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जो वापस दोबारा ऊपर उठेगा 2-3 साल की अवधि में। तो मेरा ख्याल इसमें बने रहें तो बेटर है इनके लिए, बजाय आज निकल जाएं जब उसमें कुछ नहीं हो रहा। राइट, तो यहाँ पर यही है, फरीदाबाद के इस मार्केट को थोड़ा मैच्योर होने का वक्त दें। रेंटल्स भी अच्छे आएंगे, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी आगे अच्छे मिलेंगे और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। मेरे ख्याल से अब जिसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे अभी वो स्थिति में पहुंचा है जहां से इनको कुछ मिलना शुरू होगा। तो ये ऐसा ना हो कि ऐसे समय छोड़ दें जब वो ऊपर बढ़ने की तरफ है। तो आपने इतना इंतजार किया है, आपने एक सीड लगाया है, एक बीज लगाया, तो पौधा निकलने वाला, फल लगने वाले, पौधा निकल चुका है इनफेक्ट कहेंगे, तो उसका थोड़ा और इंतजार करें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। हेलो, वेलकम एंड नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। तो हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए प्रॉपर्टी गुरु का ये शो लेकर, जहां पर हम देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब जो कि जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट के साथ। चाहे आप निवेश करना चाहते हैं या फिर अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट और प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए अरविंद जी के साथ हम अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ नलिनीकांत मोपात्रा, बेंगलुरु से फोन कर रहे हैं। मोपात्रा साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा बजट है 10 लाख में एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, एनए प्लॉट, नॉन एनए प्लॉट। तो यहाँ पे मेरे को कुछ डीसी कन्वर्सन है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जितना भी है, इज कन्वर्सन ऑफ रेसिडेंशियल लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इनटू रेसिडेंशियल लैंड। राइट, जरूर आपको सलाह देते हैं। 10 लाख रुपए का बजट रखते हैं। अच्छा, कहाँ देख रहे हैं? बेंगलुरु में ही देख रहे हैं आप? पर्टिकुलरली इन ईस्ट एंड साउथ रीजन बेंगलुरु। ओके, ठीक है, जरूर सलाह लेते हैं। सर, प्लॉट खरीदना चाहते हैं बेंगलुरु के अंदर, 10 लाख रुपए का बजट है, थोड़ा एनए और नॉन एनए को लेकर भी कंफ्यूजन है, तो क्या सलाह देंगे इन्हें? विपिन जी, इनका प्रश्न जो ऐसा है जो कि बहुत लोगों की मदद कर सकता है, इसलिए थोड़ा विस्तार में इस पर बात करेंगे। बैंगलोर खासकर इस समय एक ऐसा मार्केट है जहां पर रेजिडेंशियल सप्लाई तो काफी है ही, लेकिन प्लॉट और रेजिडेंशियल लैंड का भी काफी अच्छा मार्केट बन चुका है। राइट, और सप्लायर साइड पे अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ जमे जमाए या बने हुए पुराने बिल्डर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन इसमें बिल्डर्स आ चुके हैं। बहुत सारे आईटी फील्ड के लोग अब कई बार पैसों को पूल करके वहां प्लॉटेड डेवलपमेंट्स करके वो भी दे रहे हैं। तो इससे ये भी हुआ है कि हाई कैलिबर, अच्छी क्वालिटी की डेवलपमेंट्स आने लगी हैं। अब जहां तक इनकी उलझन का सवाल है, देखिए सबसे पहला तो आपको नलिनीकांत जी ये ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो कि लीगली सही हो। तो एनए और नॉन एनए के बीच आपको बहुत क्लियरली समझ लेना जरूरी है। एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जो नॉन एनए लैंड है, उसको अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफी काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कन्वर्ट कराना होता है और ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता। आप बेटर है आप ऐसे लैंड्स को या ऐसे प्लॉट्स को खरीदें जहां पर पहले से एनए परमिशन आई हुई है। और जिन क्वाड्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ईस्ट या साउथ ईस्ट, वहां पर तो काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप होसूर रोड की तरफ जाते हैं, अतिबेले की तरफ जाते हैं, तो या फिर आप NH 207 जो है उसकी तरफ जाएं, तो भी आपके पास काफी डेवलपमेंट्स हैं।
तो फायर कैपिटल ने काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। आप इन सारे एरियाज को ध्यान से देखें, मेरे ख्याल से आपको 10 लाख में या 15 लाख में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज वहां प्लॉट के रेट 500 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेकर 900 रुपए पर स्क्वायर फुट तक है। तो आपके बजट में आपको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत क्लोजली ड्यू डिलिजेंस करना होगा और इन सारे क्वाड्रेंट्स पे आप बहुत अच्छी तरह नजर डाल लें तो आपको काफी कुछ मिल सकता है। तो नलिनीकांत जी, काफी अच्छा मार्केट हो चला है प्लॉट्स का यहाँ बेंगलुरु के अंदर, जैसा अरविंद जी हमें बता रहे हैं। बस ये कि आपको थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। जमीन का मामला थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा खतरे भरा रहता है, इसलिए उसमें जरूर देख लें आप। तो सभी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद आप खरीद लें। ऑप्शंस आपको कई मिल जाएंगे। रिटर्न भी उम्मीद करें इन पे आगे चलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और इनफैक्ट जिन लोगों ने आज से 4-5 साल पहले किया था उनकी तो वैल्यू डबल हो चुकी है, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है कई हिस्सों में। तो प्लॉट पे डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा होता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए रिटर्न होता ही है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे नलिनीकांत जी कि अब आपको प्लॉट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हो तो आप हमें दोबारा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे पास सौरभ तिवारी जी, पुणे से कॉल कर रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? हेलो अरविंद जी, हेलो प्रवीण जी, मैं विपिन जी। मैं पुणे में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, तलेगांव या चाकण एरिया में विद इन 30 लाख लिमिट। एंड मुझे उसमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी जानना है विद रेफरेंस टू अपकमिंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, जरूर साहब। तो चाकन तलेगांव इस इलाके की आप बात कर रहे हैं और 20 से 25 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली बात भी यहाँ जोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आपको क्या लग रहा है इनके लिए? मेरे ख्याल इन्होंने 30 लाख के आसपास 30 लाख, हाँ जी। लेकिन 25 हो या 30, विपिन जी ये बात हम कई दफे कर चुके हैं कि पुणे के अंदर आज और खासकर चाकण तलेगांव में भी इस बजट में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। राइट। तो ये एक आपके सामने एक लिमिटेशन जरूर होगी सौरभ जी, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल से संभावनाएं आपके पास हैं। आप अगर चाकण से ज्यादा तलेगांव को देखें, और तलेगांव में भी मैं आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। काने फाटा का जो एरिया है उस पर अगर आप देखें तो वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं। बजट आपका जैसा मैंने कहा थोड़ा टाइट है, लेकिन फिर भी 2500 से 2800 रुपए पर स्क्वायर फुट की रेंज में आज कुछ डेवलपर्स वहां पर 1 BHK आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। एल्कॉन हो गए या दाजी काका गाडगिल डेवलपर्स हैं, और कुछ और नाम भी हैं। आप मार्केट में अगर थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चाकन में भी 1 BHK मिलने की थोड़ी बहुत संभावनाएं बनती हैं। एक नाहर ग्रुप का प्रोजेक्ट भी है, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी रेंज से बाहर है। तो आप मेरा ख्याल है तलेगांव की तरफ अपना ध्यान रखें। जहां तक एयरपोर्ट की बात है, देखिए उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, ये विपिन जी हमने ये बात पुणे के बारे में पहले भी की है कि एयरपोर्ट आने की बात है, तैयारी है, लेकिन चूंकि अभी तक उसके परिणाम दिखाई नहीं पड़े हैं तो मैं उसे लॉन्ग टर्म में डालूंगा। जब मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म तो मैं 3 साल या उससे आगे की बात कर रहा हूं। तो आपको जो फायदा होगा या उसका इम्पैक्ट होगा वो 3-4 साल बाद ही मिलेगा। आज अगर आप देखते हैं तो आप उन प्रॉपर्टीज को देखें या उन एरियाज को देखें जहां पर एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। एयरपोर्ट आना तय है, लेकिन कब आएगा ये नहीं मालूम, तो उसके इंतजार में ना बैठे रहें। और अभी ये जो इलाके हैं मैं देखता हूं, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां तो उस हिसाब से वहीं के लोग, आसपास के लोग ही उसे खरीद रहे हैं। प्रॉपर पुणे से आके उस तरह का निवेश इन इलाकों में नहीं जा रहा है। एयरपोर्ट अपनी जगह है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन अगर हाल फिलहाल में देखें तो वहां पर अभी स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। हाँ, बिल्कुल लिमिटेड है। और हो ये रहा है, इनफैक्ट तलेगांव का जो एरिया है उस पर पुणे की तरफ से भी कुछ मोमेंटम आया है, कुछ मोमेंटम बॉम्बे की तरफ से भी गया है। तो वो देहू रोड और तलेगांव का वो स्ट्रेच जो है देहू रोड काने फाटा, ये एरिया एक ऐसे जंक्शन पॉइंट पर है जिनकी संभावना अपने आप थोड़ी सी अच्छी बन गई है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी वहां पे नहीं हो पाई है, वो भी इस बजट रेंज में। चलिए सौरभ जी, तो ये उम्मीद हम करेंगे कि यहाँ पर अब आप अच्छी तरह से सारे फैक्टर्स को समझ गए। जो लॉन्ग टर्म की चीजें उन्हें लॉन्ग टर्म पे छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट आएगा, बनेगा। नवी मुंबई के लिए भी बहुत सारी बातें होती हैं और अभी भी हमने यहाँ भी नहीं देखा है कि काम की शुरुआत हुई है। तो ये काफी लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका असर भी आपको प्रॉपर्टी के भाव पर लंबे वक्त पर मिलता है। लेकिन अरविंद जी ने जो आपको सलाह दी कि आप कौन से वो इलाके हैं चाकन तलेगांव के अंदर जहां नजर रखें, जहां पर एक्टिविटी ज्यादा है, जहां आपके बजट में भी आपको घर मिलेगा, आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा।